जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी आर्मी ने सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जिसे देख के आपको काफी कुछ जानने को तो मिलेगा और काफी मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत क्राइसिस चल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर, और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की, मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए, उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। सर, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो मुझे लगता है ऐसे ही किसी ने जो स्टेटमेंट दी है डजंट मेक एनी सेंस। उसकी वजह ये है, सिर्फ और सिर्फ तालिबान के पास एक एज है, क्योंकि जो अमेरिकन वहां से निकले हैं वो तकरीबन $85 बिलियन का असला छोड़ कर गए, लेकिन उनको चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो हेलीकॉप्टर जो है उनको उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते। जाती दफा कई मेजॉरिटी जो वेपन वो छोड़ के गए हैं, तोड़ के गए हैं अमेरिकन। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो पिछले दिनों इन्होंने जो तोरखम और चमन एरिया में वो वहां पे इन्होंने कुछ सिविलियन पे अटैक किया, तो हालत उनकी ये है कि जो सिविलियन पे अटैक करके मारे, वो मारने बॉर्डर के साइड पर जो अफगानी खड़े थे वो अपने सिटीजन उन्होंने मार दिए, नंबर 1। दूसरा, जब फ्लैग मीटिंग हुई या हमारे लोगों ने जाकर राब्ता किया कि ये तुमने क्यों मारा है, और मारना भी जो था तो सिविलियन को क्यों मारते रहे हो, तुमने चेक पोस्टों पे अटैक करना चाहिए। तो उनके हालात ये थे कि उन्होंने कहा हमने मारना तो चेक पोस्टों पे था, लेकिन हमें ये तोपें चलानी नहीं आती। अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट आपका क्या ख्याल है, को मेक सेंस करती है? लेकिन ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा है। उसमें गलती पाकिस्तान की है। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको सही चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाएं तो, लेकिन ये अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान कैन do something to Pakistan's establishment या पाकिस्तान to do militarily, that is, मैं समझता हूँ कि he must be living in fool's paradise। ये बिल्कुल ही बेतुकी सी स्टेटमेंट है, doesn't make any sense। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी आर्मी ने सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में, जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलती है। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन ये कि अगर सोचा जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ देयर मिलिट्री और देयर फाइटिंग पावर वर्सेस देयर। अब देखा जाए तो उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं। ये स्टेटमेंट देने वाले ने कितनी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी है कि अगर देखा जाए उनके पास एयरफोर्स को नहीं, हमारे पास F-16 है और कई चीजें हमारे अपने चाइना के साथ मिलके खुद जो J-17 खुद फाइटर प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोटरसाइकिलों पे सारा कुछ पाकिस्तान गिरा देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 1971 में जो था वो कंप्लीटली वाज अ डिफरेंट गेम। पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान था, वो एनिमी टेरिटरी के ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पे जाके उन्होंने लड़ना था।
और वहां पे सर्कमस्टांसेस उनको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज के साथ नहीं लड़ना था, उनको वहां पे मुक्ति बानी से भी लड़ना पड़ता था उस वक्त। बल्कि मैं हर साल मजीद पढ़ने की कोशिश करता हूं। नियाजी साहब ने हथियार डाले थे भारतीय आर्मी के सामने मुक्ति बानी से डर के, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ दिन पहले गवर्नर जनरल की रेजिडेंस पे अटैक किया था। तो वो सर्कमस्टांसेस वर कंप्लीटली डिफरेंट। आज इस कंप्लीटली डिफरेंट। हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डीमोरलाइज हो चुकी है, ये वाकई फैक्ट है। खान साहब ने उसमें रोल एक अदा किया है। 5th जनरेशन वार बिल्कुल पाकिस्तान में अंदर, अगर कल को आप देखेंगे कि जब लोगों को वारफेयर पढ़ाया जाएगा आर्मी स्कूलों में, तो पाकिस्तान की मिसालें दी जाएंगी किस तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को डीमोरलाइज किया गया है। लेकिन इसको इस तरह भी नहीं लेना चाहिए कि 7 लाख पाकिस्तान की फौज है, सारी की सारी जो है वो शहरों के अंदर नहीं बैठी है, या शहरों के अंदर वो सारी की सारी बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना रही है लोगों की। कुछ लोग बॉर्डर पे भी बैठे होंगे और लड़ेंगे भी। अदरवाइज कंट्री कब का खत्म हो जाता है, चीजें चल जाती। वरना मैं एक और मिसाल लेता हूँ, अफगानिस्तान ने क्या करना है, अगर इतने हालात बदतर हो चुके होते तो अब तक इंडिया ही हमारे साथ कुछ कर लेता, लेकिन हालात इतने खराब है नहीं है। That is for sure, क्योंकि I have studied the comparison of Pakistan army with India, Pakistan army with other countries, ईरान, अफगानिस्तान जिनके साथ बॉर्डर लगते हैं। ये जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट एंड इट्स नॉट रेलेवेंट एट ऑल। पर सर उनके प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा है कि अगर इस तरह हुआ, इवन की ट्वीट की उन्होंने और पिक्चर भी पोस्ट की। वो जो लाइक आपको पता है सोशल मीडिया पे 1971 वाली जो पिक्चर थी जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था, और वो पिक्चर पोस्ट की गई थी। और अगर इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे हैं तो शो क्या करना चाह रहे हैं? इवन के पाकिस्तान के तालिबान जो हैं उनके साथ भी मिल चुके हैं, और इस्लामाबाद में भी जो सारे मामलात चले हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी ब्लास्ट किया गया। इवन के जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उनका जो 2 मतलब पार्ट्स थे, मतलब 2 एरियाज़ भी उन्होंने ज़ब्त कर लिए, वहाँ पे अपनी हुकूमत ले आए। ये भी स्टेटमेंट आई जनाब कि पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो ये सिनेरियो जा कहाँ रहे हैं और धमकियों पे धमकियाँ आ रही हैं। तालिबान लगता है कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। आखिर दुश्मनी है क्या? देखिए, आज भी पाकिस्तान के अंदर आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने आज भी जी। मीटिंग हुई। उसमें हमारे सारे सिक्योरिटी के जो जिम्मेदार हैं वो भी बैठे थे। और सबसे ज्यादा 58% इस वक्त जो अटैक हो रहे हैं वो सारे सूबा सरहद के अंदर हो रहे हैं। इस पे अगर देखा जाए तो दो चीजों पे ज्यादातर लोग जो है वो 2 लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है जनरल फैज को। उसकी वजह यह है कि वो ये बिलीव करते थे कि टीटीपी के लोगों के साथ इनके साथ कुछ जंगबंदी का परमानेंट एक कोई मुआहदा करेंगे और इन लोगों को हम माफी देंगे ताकि ये वापस आके अपने इलाकों के अंदर सेटल हों। हालांकि वो गलत डिसीजन था उनका, या अच्छा था या गलत था, लेकिन उसमें ये हुआ है कि उनको टाइम मिल गया कि जिसके साथ वो स्ट्रांग होते रहे। दूसरा उसके साथ गलती ये हुई कि गनी एडमिनिस्ट्रेशन जब अमेरिकन वहां से निकले तो जब गनी साहब जब वहां से गए तो जो तालिबान ने टेक ओवर किया तो जेलों के अंदर जो टीटीपी के लोग थे उन्होंने उनको रिहा कर दिया और बाहर निकल के उन्होंने लड़ाइयां शुरू कर दी। लेकिन ये सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे। अगले दिन आपने रिसेंटली देखा होगा आर्मी चीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि वो विल डील देम विद द टफ हैंड्स। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दे आर वर्किंग ऑन इट टू स्टार्ट अनदर ऑपरेशन अगेंस्ट देम। और लेकिन इसमें और एक यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा रबिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये दूसरी दफा होगा। पहली दफा भी उन्होंने जरबे वो क्या था उसका मैं भूल रहा हूँ, उसका एक जो मूवमेंट शुरू की थी उन्होंने, स्ट्राइक की था। तो ये पहले हमारी एस्टेब्लिशमेंट इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट रिगार्ड कि हाउ टू फाइट द टेररिज्म स्पेशली ऑन दिस बॉर्डर नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। तो ये कोई पहली दफा नहीं होगा। मेरे ख्याल में दिस इज इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर दिस थिंग, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे विल डील विद देम, इतनी भी बड़ी बुरी बात नहीं है। The nations go through the tough times। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा मसला हमारा करप्शन का है। लेकिन ये कि देखें इससे तो मुझे ये ज्यादा टीटीपी इतना मसला नजर नहीं आता है जितना मुझे करप्शन का नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग जो है वो चार्टर जहाज लेके जा रहे हैं, डॉलर लेके जा रहे हैं बाहर। आपने ये न्यू ईयर से पहले भी कई फ्लाइटें उड़ी हैं, लाहौर से भी, कराची से भी। मेरे ख्याल में टीटीपी डील करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट मिलिटरीली ट्रेंड, वेल ट्रेंड।
लेकिन ये जो पैसा निकल के यहाँ से बाहर जा रहा है, आपकी रूलिंग एलीट जो लेके उड़ रही है यहाँ से, दैट इज मोर वरीसम, वो ज्यादा। और आपके पास इस वक्त फॉरेन रिजर्व आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पैसे हैं वो सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं। और आईएमएफ का जो आपको पैसे मिलने के चांस है वो मार्च में है, और मार्च तक आप किस तरह सर्वाइव करेंगे। एक रिसेंट चीज है कि हमारे आर्मी चीफ इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, और अगर वहां से $3 बिलियन लेके आते हैं, देन दे कैन सर्वाइव टिल मार्च। मेरे ख्याल में इस वक्त प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल एंड करप्शन। सर ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि करप्शन ही जो है वो मामलात जो है वो खराब कर रहा है और अब मुल्क को खा लिया और मुल्क में कुछ बचा ही नहीं है अब। और फिर भी झूठी तसल्लियां इन लोगों की जो है वो अरूज पे जाती हैं।